जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आ चुकी हूँ अगली किस्त के साथ। किस्त हो चुकी है मामूल के मुताबिक लेट, लेकिन भैया वॉइस ओवर होता है, मैं अपलोड कर दूंगी। जैसे ही आप तक पहुँचे आप लोग देख लीजिएगा और रिस्पांस भी दे दीजिएगा। चलिए, मैं तो ढीली हूँ इस मामले में, लेकिन आप तो नाना हूँ, आप फिर लाजमी बताइएगा। और जो बताते हैं उनका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है जो अपने कपल्स का बताते हैं कि हमें ये अच्छा लग रहा है, हमें इसके सीन्स चाहिए, मुझे खुशी होती है। हाँ, भी मुझे सिर्फ इतना मसला आ जाता है कि उस एपिसोड में जो मैंने कपल्स दे दिए होते हैं ना, मतलब लिख लिए हुए होते हैं ना, तो फिर मुझे होता है कि भैया मैं किस तरह एडजस्ट करूँ इसमें। अब जैसे आज भी जो है वो मेरी एक बहुत प्यारी रीडर ने कहा कि हमें जावियार का चाहिए सीन, तो मैंने कहा ओके जनाब। फिर मैंने जल्दी से जावियार का सीन लिखा, हालांकि इस एपिसोड में मैंने वो सीन नहीं डालना था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, जाने दो, आपने कहा है तो आएगा सीन। और मैंने कोशिश बहुत की है कि मैं जो है वो टाइम पे अपलोड कर दूँ वीडियो, लेकिन भाई माजरत देर हो गई है। लेकिन भाई वॉइस वॉइस ओवर होगा, मैं कर दूँगी अपलोड, आप लोग देख लीजिएगा। मैं सुबह का वेट बिल्कुल नहीं करूँगी, और जिस तक जैसे जैसे पहुँचे वो फिर उसको एंजॉय करिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा अगर दिल किया तो। सबसे पहले ये गुजारिश एक ही है कि जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आधे से ज़्यादा जो है वो नॉट सब्सक्राइबर्स हैं, रीडर्स। मेरी मेहरबानी होगी, आप कर दिया करेंगे तो खुशी होगी, और जो कर देते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो एपिसोड का इंतज़ार भी करते हैं इंतज़ार के लिए माजरत, लेकिन इस प्यार के लिए शुक्रिया। अब हम मज़ीद वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। हो सकता है पसंद कुछ लोगों ने वॉइस ओवर को वॉइस ओवर कुछ हो सकता है कुछ लोग नहीं भी सुनते, लेकिन खैर आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आपका सबका बहुत शुक्रिया, आप ये प्यार का कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब हम अपनी किसी तरह चलते हैं, मज़ीद बिल्कुल बक्साया नहीं करेंगे। हर रंग धनक का तेरे नाम किस नंबर 25। शाह हवेली में भी मामूल की तरह सुबह का आगाज हो चुका था। इस हवेली में चहल पहल वैसे भी पिछले कुछ दिनों से कदरें कम थी। एक सिर्फ आयत शाह का शोर शराबा ही सुनने को मिलता था, जो कि सोती ही फजर की नमाज के बाद थी। मेरा शाह के साथ हुए वाक़े ने उसे मजीद चुप लगा दी थी। वो बोलती तो पहले भी इतना नहीं थी, मगर अब तो बोलना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। शाह हवेली के डाइनिंग हॉल में आए तो दाजान सरबराही कुर्सी पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उनकी एक तरफ सैयद अमीन शाह, दूसरी तरफ सैयद आमिर शाह बैठे हुए थे। साइमा बेगम और सारिया बेगम भी वहीं सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। बराज शाह की आज हॉस्पिटल में दिन की ड्यूटी थी, इसलिए वो भी फ्रेश होता निखरा से इस वक्त सैयद अमीन शाह के साथ आकर बैठ चुका था। तभी बलाज की तवज्जो ऑफिस जाने के लिए खुशबू में बसे नक्सक से तैयार अपने रूम से निकलते जावियार शाह पर पड़ी थी, जो मुंह खोले अपनी कुर्सी से खड़े हो गया था, जबकि बाकी सब ने इसके खुले मुंह और खड़े होने पर नजरों के ताक्को में देखा तो जावियार शाह को पुरवकार अंदाज में चलता डाइनिंग हॉल में आता देख वो सब भी अपना नाश्ता छोड़ गुस्सा जब्त करते खड़े हो चुके थे। इतना सब करने के बावजूद भी इसके चेहरे पर जरा शर्मिंदगी, जरा अफसोस नहीं था। इसकी ढिठाई पर सबको ही अफसोस हुआ था। जबकि जावियार शाह डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाकर सवालिया नजरें इनकी तरफ मरकूज कर गया था। हैरियत है क्या, मैं क्या आज लेट हो गया हूँ? वो हॉल में एंटर होता, सामने लगी वॉल क्लॉक पर नजर डालता, हैरानी का मुजाहरा करता, इनके खड़े होने पर बोला था। जानता था कि यह प्रोटोकॉल उसे ही दिया जा रहा है, मगर फिर भी नॉर्मल अंदाज में पूछ गया। बलराज शाह तो जावियार शाह के एटीट्यूड पर उफ उफ कर बैठा था, यानी हद ही हो गई थी। दिखावे को ही शर्मिंदा हो जाते तो शायद इनकी कुछ बचत हो जाती, मगर ताजान सैयद अमीन शाह और सैयद आमिर शाह के घूरती नजरें जावियार के चेहरे पर मरकूज थी। जावियार शाह, लगता है घर के अदबो अदाब तुम भूल चुके हो। सैयद अमीन शाह की आवाज़ हाल में गूंजी तो साथ ही उसके कुर्सी खींचते हाथ साकन हुए थे। सॉरी पापा जान, लेकिन मैं समझा नहीं आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जावियार शाह ने मासूमियत की हदें पार कर दी थी। ना सलाम ना दुआ, इतना तो हम जान चुके हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो, अपने फैसले खुद करना और दूसरों पर थोपना तुम्हें आ गए हैं। मगर ये मत भूलो कि अभी हम मरे नहीं हैं, ये तुम अपनी मनमानियाँ करते फिरो। अब इनका इशारा किस तरफ था सब घर वाले समझ चुके थे। सारिया बेगम तो अपने शहजादों जैसी आन बान रखने वाले बेटे की इस हरकत से बेइंतहा शर्मिंदा थी कि नजरें तक न उठा सकी थी।
सॉरी बाबा जान, मैंने ऐसा कुछ नाहक नहीं किया जिसका जवाब मुझे बंदे बंदे को देना पड़े। जो मैंने किया वो सारी दुनिया करती है। कोई मैंने दुनिया से निराला काम नहीं कर दिया है। ज़ावियार शाह स्पॉट अंदाज में बोलता चेयर घसीट कर बैठ गया था, जबकि इसकी बात पर हर फर्द अपनी जगह शर्मिंदा हुआ था। जबकि बलाल शाह तो आंखें खोले अपने लाला की बदतहजीबी को देख रहा था। देख रहे हैं दाजान, इसकी ढटाई, एक तो मेरी बेटी के साथ ज्यादती की, दूसरा उसे अपनी इस हरकत पर जरा शर्मिंदगी नहीं, हैरत हो रही है मुझे। साइमा बेगम तन फन करती बोली थी। माजरत के साथ चची माँ, लेकिन मियाँ बीवी के ताल्लुकात को आपके यहाँ ज्यादती कब से कहने लगे हैं? ज़बियार शाह के बाद सबके चेहरे पर एक तमाचा मार चुकी थी। खुद पर सवार उठने की उसने नौबत ही कहानी दी थी। हर बात का जवाब पहले से तैयार था, जो अपने बंदे को लाजवाब कर देने वाला था। इसकी इस कदर बद लिहाजी पर दाजान हनूज खामोश खड़े थे, जबकि सैयद आमिर शाह तो गोया अपनी बेटी के गम और नुकसान पर अपने लाडले भतीजे को महज खामोश नजरों से देख कर रह गए थे। वो उन्हें बहुत अजीज था, मगर मिरहा की हालत भी उन्हें अलग बेचैन किए हुए थी। और देखा भी जाता तो उसने कुछ गलती या गुनाह नहीं किया था, इसकी बीवी थी। एक यही बात उन्हें कुछ भी बड़ा कदम उठाने से रोक रही थी। बकवास बंद करो सब यार, तुम्हारी बीवी कब से हो गई वो? मत भूलो सिर्फ निकाह हुआ था। सैयद अमीन शाह की धाड़ फिर गूंजी थी। चलें, निकाह आप लोगों ने करवा दिया, रुखसती मैंने करवा ली, इसमें इतना तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत है? क्या हर शोहर अपनी बीवी से ताल्लुक बनाने के बाद यूं ही सफाइयाँ देता फिरता है? ज़ावियार शाह की एक और बेबाक बात ने सब घर वालों को नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। सैयद अमीन शाह इसकी बात पर जब्त करके रह गए। दाजान खामोशी से खड़े ज़ावियार को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, निकाह हमने किया, रुखसत तुमने कर ली, अब मेरी बेटी को तलाक दो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सैयद आमिर शाह मजीद इसकी बेबाकी के मुजाहरे नहीं देख सकते थे। किस कदर ढटाई से अपनी गलती को सही कह रहा था। सॉरी छोटे बाबा, लेकिन ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता। अब वो चाहे या ना चाहे, रहना तो उसे मेरे साथ ही पड़ेगा। ज़ावियार शाह आपकी बेटी को मरते दम तक नहीं छोड़ेगा, लिहाजा आप समझें आपकी बेटी की रुस्ती हो चुकी है। बेहतर होगा अगर मिरहा को आप मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाए। खैर, मेरी तरफ से मामला क्लियर हो चुका है, चलता हूँ, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। सबको बारी बारी देखता वो अपनी बात करता। हमें सारिया बेगम वो दाजान से नज़रें चुराता हाल से वॉकआउट कर गया था। जो भी था वो अपनी माँ और दाजान से नज़रें नहीं मिला सका था। बाकी सब पर तो इल्ज़ाम धरता वो अपनी की गलती पर बगैर शर्मिंदा हुए वहाँ से निकल आया था। मगर इन दोनों के शिकवा ना नज़रों में देखना उसके लिए मुश्किल तरीन अमल था। रुको ज़ावियार शाह, दाजान की आवाज़ ज़ावियार के बढ़ते कदम जग खड़े थे। मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहकर वो हाल से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गए तो ज़ावियार शाह भी इनके पीछे हो लिया था। लेकिन इनके हाल से निकलने पर साइमा बेगम तंजिया मुस्कुरा दी। इनकी बला से रुखसती होती या तलाक होती, फायदा तो इन्हें ही था। दोनों सोटों में पैसा इनकी जेब में आना था, इसलिए वो अब चेयर खींच नाश्ता करने बैठ गई। इसके बाद बाकी सब भी अपनी चेयर पर बैठे खामोशी से दोबारा नाश्ता करने बैठ चुके थे। सैयद आमिर शाह तो वहाँ से वॉकआउट करते अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ दाजान अपने घर का शेरेजा, वो भी अपने जीते जी तो कभी बिखरने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें ही सोच समझ और तहम्मुल से किसी फैसले पर पहुंचना था। पुलिस जीप फराटे भरती अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। सर्द शाम में अंधेरे और सर्द हवाओं ने हर चीज़ को अपने लपेट में लेना शुरू कर दिया था। आहिल खानज़ादा भी अपना कुछ काम निपटाता, कुछ जिम्मेदार कांस्टेबल के हवाले करता। अब छोटी हवेली पहुंचने के लिए बेचैन हुआ पड़ा था। जहन के पर्दों पर जरिश के साथ पिछली मुलाकात की तल्ख कलामी उभरी तो सर झटक गया। जानता था इस लड़की को सीधा करने के लिए इसे खूब मेहनत और सब्र की ज़रूरत है। अपनी नासमझी में अक्सर उल्टी सीधी हरकतें करती, इसका सब्र वो आजमाती आई थी। ये अलग बात थी कि वह सब्र का मुजाहरा करने में नाकाम ही रहा था। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस चमकती आंखों के साथ वो नजरें सामने विंड स्क्रीन से कुछ सेकंड्स के लिए हटाता, बाजू मोड़ कर वक्त देखने लगा। जल्दी जल्दी करते भी अच्छा खासा लेट हो चुका था। लेकिन बाकी सब हवेली पहुंच गए होंगे।
दफतन। ट्रैफिक का इशारा सुर्ख पड़ा तो चलती गाड़ियों का सिलसिला थम सा गया था। आहिल खानजादा भी अपनी जीप को ब्रेक लगाता वक्त गुजारी के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी एक मंजर ने उसकी तवज्जो खींची थी। मेन रोड से कदरे फासले पर कुछ मोटरसाइकिल सवार सफेद गाड़ी के गिर्द चक्कर काट रहे थे। इससे ज्यादा इतनी दूर से देख ना सका था, मगर इसकी छठी हिस्स ने कुछ गड़बड़ का एहसास फौरन दिलाया था। बेशक इसे हवेली पहुंचने की जल्दी थी, मगर तजस्सुस की बिना पर वो इशारे की सब्ज बत्ती होने पर जीप स्कूली मैदान की तरफ मोड़ चुका था। जैसे जैसे वो इस वारदात के करीब जा रहा था, माथे पर बलों में इजाफा हो रहा था, क्योंकि गाड़ी नंबर प्लेट से तो जरार ज्यादा की मालूम हो रही थी, मगर वो पूरे वसूख के साथ कुछ नहीं कह सकता था। और अब वो लड़की जबरदस्ती इस लड़की को गाड़ी से घसीट कर निकाल रहे थे, जो हाथ पांव मारती अपना बचाव कर रही थी। पैसेंजर सीट पर पड़े पिस्टल होल्डर से पिस्टल निकालता वो सीधा हुआ तो अगले मंजर ने गोला से जलती आग में झोंक दिया था। तो लड़के कह कहे लगाते लड़की के गले में मौजूद दुपट्टे को खींचते जमीन की जीनत बना चुके थे, जबकि बाकी के तीनों इसकी बेबसी और मिन्नत समाजत पर हबासत से कह कहे लगा रहे थे। इनकी तरफ पुष्ट होने पर आहिल खानजादा लड़की का चेहरा देखने से महफूज रहा था। इनके करीब पहुंचने पर वो जीप रोकते से छलांग लगाता इन दो लड़कों की तरफ बढ़ा था। सामने खड़े तीनों लड़के पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस आहिल और उसकी जीप को देखते हड़बड़ाते अपनी अपनी बाइक्स की तरफ भागे थे। आहिल खानजादा ने एक एक फायर लड़की के करीब खड़े लड़कों के पाँव के पास मारा। बाकी तीन भागने वालों की मोटर बाइक्स के टायर्स पर मारता इन सबको घेर चुका था। गोली की आवाज पर बाकी दोनों लड़के समेत लड़की के अहल की तरफ मुतवज्जो हुए थे, तो लड़की के आंसू से भरे चेहरे पर नजर पड़ते ही आहिल खानजादा को अपने सामने दुनिया घूमती महसूस हुई थी। जरिश खानजादा इस वक्त इन लड़कों के शिकंजे में थी, मगर इस वक्त यहाँ कर क्या रही थी? शाम के साए फैलते हर चीज को अपनी लपेट में ले चुके थे। ऐसे में जरिश का इस वक्त गाड़ी के साथ यहाँ अकेले मौजूद होना आहिल खानजादा को शदीद इश्तिहार दिला गया था। वो तन तन करता इन लड़कों तक पहुंचा, जो पुलिस वर्दी में आहिल खानजादा को खड़ा देख जरिश का हाथ छोड़ते अपना हाथ ऊपर कर चुके थे, जबकि जरिश रोती भागती आहिल के चौड़े सीने में आ समाई थी। आज पहली बार उसे आहिल की मौजूदगी भली लगी थी। लगातार रोती वो जोर से आहिल खानजादा के गले लगी, आहिल को मजीद गुस्सा दिला रही थी। आहिल ने गुस्से से उसके बाजू को दबोचते अपने रूबरू किया था। फिर आहिल खानजादा का भारी उल्टे हाथ का थप्पड़ जरिश खानजादा के सुर्खरुसार पर अपना निशान छोड़ गया था। वो खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए कांपते लबों को एक दूसरे में पपस किए गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। इसे इन आवारा कुत्तों से ज्यादा जरिश यहाँ मौजूदगी पर गुस्सा आ रहा था, और इसीलिए वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। आहिल सुर्ख आंखों में गुस्सा लिए साकन खड़ी जरिश को बाजू से थामता एक साइड पर करता आगे बढ़ा था। जरिश जमीन से जरिश का दुपट्टा उठाकर बिना जरिश की जानिब देखे इसकी तरफ फेंक गया था, जिसे पकड़ते वो रोते हुए अपने गिर्द लपेट गई थी। अब आहिल का रुख इन भागते लड़कों की तरफ था। लड़के तादाद में 5 थे, जो उम्र से ही टीनेजर अमीर घरानों के बिगड़े नवाब मालूम हो रहे थे। इनकी बाइक्स को पहले ही नमखारा काट चुका था, इसलिए मजबूत कदम उठाता वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। लड़कों तक पहुंचते वो हाथ में पकड़ी पिस्टल वापस होल्डर में डालने के बाद अपने हाथ में पहनी घड़ी उतारता इसे अपनी जीप की तरफ फेंक गया था। शर्ट की स्लीव्स के बटन खोलता वो कोहनी तक मोड़ चुका था, जबकि लड़कों की हालत आहिल को अपनी तरफ आता उसका सुर्ख चेहरा आग उगलती आंखें देखकर ही पतली हो रही थी। वो आहिल को अपनी तरफ आता देख उल्टे कदमों भागे थे, जबकि आहिल खानजादा एक ही जस्त में उन तक पहुंचता बारी बारी सबकी हड्डी पसली कर चुका था। लगातार पड़ते थप्पड़ों और घूंसों ने इन सबको कुछ वक्त में अधमुआ कर दिया था। वो अपना बचाव करते जवाबी कार्रवाई करना तो चाहते थे, मगर बेदर बेहर खानजादा का भारी हाथ इनको ऐसा करने में नाकाम बना रहा था। 18-19 साल के लड़के जिनको इनके लापरवाह माँ बाप ने कभी फूलों की छड़ी से भी ना मारा हो, मगर आहिल खानजादा का आज इनको बख्शने का कोई मूड नहीं था। बार बार इसकी नजरों के सामने इनका जरिश को छूना याद आता इसे मजीद आग लगा रहा था। वो लगातार मुक्के मारता इनको नींद बेहोश कर चुका था। आहिल आहिल लाला प्लीज बस कर दें, वो मर जाएंगे। तभी जरिश की कांपती आवाज ने इसका मुक्का बरसाता हाथ हवा में ही साकिन कर दिया था। वो साकिन होता चेहरा मोड़ कर अपने लाल खून होती
आंखें जरिश के चेहरे पर मरकूज कर गया, जिन्हें खुद पर महसूस करती जरिश थूक निकलती नजरें चुरा गई थी। आहिल ज्यादा इन लड़कों को छोड़ता अब जरिश की तरफ बढ़ा था। दिल तो चाह रहा है तुम्हें जान से मार दूं। आहिल जरिश तक आता, उसे बाजू से थामता, अपने साथ गिरफ्त में लेता, इसे अपने बेहद करीब करता, फनकारा था, प्लीज प्लीज लाला। जरिश रोती हुई सिर्फ इतना ही बोल पाई थी, इसके बाद अल्फाजों ने उसका साथ नहीं दिया था। इसके बाद अल्फाजों ने इसका साथ नहीं दिया था। लगातार आंसू बहाती वो इस वक्त आहिल को जरा काबिल रहम नहीं लगी थी, मगर इसका काम तवज्जो आहिल को मजीद कुछ भी कहने से रोक गया था। वो अपने लब भेंटे सर्द सांस हवा का सपुर्द करते से कदरे दूर हुआ था। कुछ लम्हे यूं ही जरिश को देखते सिर के जो नजरें झुकाए रोने के साथ साथ शदीद कांप रही थी। फिर आहिल जरिश का हाथ थामता उसे पुलिस जीप तक लाया। जीप का दरवाजा खोलता, अंदर रखी पानी की बोतल खोलता, वो जरिश के सामने कर गया था। लो पानी पियो। अब आंसू बहाने का क्या फायदा, यही अगर अकेले घर से निकलने से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर ली थी तो। आहिल भी तंज करने से बाज नहीं आया था, जबकि अपने बार जरिश अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। वो बेचारी पहले ही शदीद घबराई हुई थी, बाकी की कसर आहिल के ताने और गुस्से ने पूरी कर दी थी। इस बार आहिल बालों में हाथ फेरता खुद को अब कुछ भी बोलने से सरजलिश कर गया था। खैर, जो होना था वो हो गया, लो पानी पियो। जरिश को रोता देख इसके चेहरे से हाथ हटा गया था। जरिश फिर क्या लेती, पानी की बोतल थाम गई थी। फिर आहिल जीप से अपनी जैकेट निकालता, जरिश के कंधों पर डालता, इसके लिए फ्रंट डोर ओपन कर दिया था। जरिश भी खामोशी से सू सू करती जीप में बैठ गई। जीप का दरवाज़ा बंद करता वो अपना मोबाइल निकालता, पुलिस को कॉल कर चुका था। अपने एड्रेस सेंड करने के बाद वो लगातार चक्कर काटते पुलिस का इंतज़ार करने लगा था, जबकि जरिश जीप में बैठी गरमाइश महसूस करती होश से बेगाना हो चुकी थी। शदीद ज़हनी अजियत और स्ट्रेस ने उसकी हिम्मत न छोड़ डाली थी। कुछ देर के बाद पुलिस की गाड़ी आकर रुकी तो अहिल को आगे खड़ा देख गाड़ी से दो कांस्टेबल सलाम करते निकले थे, जिनके जवाब में अहिल आहिस्ता हिलाता है इनको जेल में इन बेसुध लड़कों की अच्छी खासी खातिरदारी का बोलता अपने जीप की तरफ बढ़ा था। दरवाजे तक पहुंचते ही उसकी नज़र सोई हुई जरिश पर पड़ी तो वो आंखें घुमाता दरवाज़ा खोलता अंदर बैठ गया था। फिर जीप स्टार्ट करता, एहतियात से मोड़ काटता वो छोटी हवेली की तरफ मोड़ गया था। जरिश की हिचकोले लगने पर आँख खुली तो कुछ लम्हे तो वो नासमझी से कभी सामने बिन स्क्रीन को तो कभी आहिल को देखती रही थी। तो सब याद आने पर वो दोबारा रोना शुरू हो चुकी थी। पहली दफ़ा इसने खुद को इतना बेबस महसूस किया था, और अगर आहिल लाला वक्त पर ना पहुंचते तो इससे आगे सोच कर ही उसकी रूह कांप गई थी। आहिल जरिश के होश में आने पर एक नज़र उसे देख दोबारा अपनी नज़रें फेरता सामने स्क्रीन पर मरकूज कर गया था। हो गया तुम्हारा रोना, ये अभी बाकी है। जरिश के लगातार रोने पर वो चिढ़ता कुछ वक्त के बाद जरिश को मुखातिब कर गया था, जबकि जरिश ने चौंकते अब की बार आहिल को एक नज़र देखा था। दर क्या कर रही हो तुम इस वक्त? जरिश की खामोशी पर वो भी गोया हुआ था। वो मैं बगैर किसी को बताए लाला की गाड़ी लेकर हवेली से निकली थी। जरिश ने अपने ठंडे पड़ते हाथ आपस में रगड़ते बात शुरू की थी। वो तो कोई भी गधा जान लेगा, तुम इधर बगैर बताए आई हो, आगे बात करो। आहिल जरिश की बात काटता बोला। वो बेचारी जो पहले ही शदीद परेशान थी, मजीद आहिल का सर्द रवैया की जान सुखा रहा था। आहिल लाला, आप प्लीज़ मुझे कुछ बोलने का मौका तो दें। आखिर वो रोती मिन्नत करती बोली थी। यू नो व्हाट जरिश, दिल तो चाह रहा है तुम्हारा वो हाल करूं कि तुम आइंदा अकेले घर से निकलने से पहले 100 दफ़ा सोचो। इस बात पर अब जरिश क्या ही कहती। लब कुचलती खामोशी से चेहरा झुका इसकी बात सुनने लगी थी। शुक्र करो कि तुम इस वक्त अपने माँ बाप के घर में हो। अगर मेरी दस्तरस में होती तो खुद अपनी मौजूदगी पर तुम अफसोस कर रही होती। आज तो जैसे इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। लाल सुर्ख आंखें लिए बस हुर्रा रहा था। खैर, ये सारी बात तो अब तुम घर वालों के सामने जाकर ही बताना कि तुम इधर तक गई कैसे। तभी आहिल ने जरिश की कलाई पर नजर पड़ते चौंकते ब्रेक लगाई थी। जरिश बमुश्किल खुद को गाड़ी के अगले हिस्से पर अपना हाथ रख के अपना सर जोर से लगने पर रोक पाई थी। आहिल सुर्ख चेहरा लिए जरिश की तरफ बढ़ता, उसे कलाई से थामता अपने बेहद करीब कर गया था। ब्रेसलेट ब्रेसलेट कहाँ है तुम्हारा? वो सुर्ख आंखें लिए गुस्सीले लहजे में चीखा था। अपना दिया गया ब्रेसलेट इसकी कलाई में ना देख उसका दिमाग
मजीद खराब हुआ था। आखिर लाला छोड़े मेरा हाथ, जरिश अपना हाथ छुड़ाने लगी थी, मगर जल्द ही हालात की नज़ाकत को जानती वो अपना हाथ छुड़ाना भी बंद कर चुकी थी। अगर ज़रा सा भी डिसबैलेंस होती तो इस वक्त वाहल की गोद में होती, इसलिए अब साफ ताहल पर गिरी नजरें छुपा गई थी। तुम्हें मेरी जुबान कब समझ आएगी? वो जरिश का मुंह दबोच अपने करीब कर गया था, जबकि जरिश की आंखों से आंसू निकलना फिर से शुरू हो चुके थे। मैं घर जाकर पहन लूंगी। जरिश आंखें जोर से बंद किए बोली थी। मजीद किसी तरह का मामला बर्दाश्त करने की आज उसमें हिम्मत नहीं बची थी। गुड, तुम्हारे हक में यही बेहतर भी होगा। करता हूँ तुम्हारा भी जल्द ही कोई बंदोबस्त। अब तुम मुझे मुकम्मल तौर अपनी दस्तिस में चाहिए हो। आहिल बमुश्किल खुद पर कंट्रोल करता बोला था, वरना जरिश की इतनी गुर्बत हमेशा के लिए एक इम्तिहान होती थी, मगर आज हद ही हो चुकी थी। इसके बहते आंसू कांपते लब आहल के अंदर जज्बात का समंदर उभार चुके थे। वो जरिश को वापस सीट पर फेंकता, खिड़की का शीशा नीचे करता, पानी की बोतल मुंह से लगा गया था, जबकि जरिश डरी सहमी खिड़की के साथ जा लगी थी। आहल ने अपनी जीप दोबारा स्टार्ट की और हवेली की तरफ मोड़ दी। स्टीयरिंग पर अपने हाथ मजबूती से जमाए लब भेंची वो ड्राइविंग करने लगा था। जानता था अब अगर मजीद वो जरिश के करीब गया तो ये जरिश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। इसके बाद जीप में महज जरिश की सिस्कियाँ गूंजती रही थी, जिसे आज आखिल खानजादा बर्दाश्त करता करता थक चुका था। अगर इस पर मजीद इख्तियारात रखता तो इसकी सिस्कियाँ कैसे रोकनी थी वो अच्छे से जानता था, मगर फिर वक्त उसके पास इस भोंपू को सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मिरहा इस वक्त अपने रूम में बैठी अपनी ज़िंदगी में होने वाले पे दर पे नाखुशगवार वाक़यात को सोचती रो रो कर थक चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि दाजान के ज़व्यार के साथ इसकी वापसी पर क्या बात हुई थी, बात हुई भी थी या नहीं। मगर आज सुबह वो उसके रूम में आए और हाथ जोड़कर इससे सिर्फ यही दरख्वास्त की थी कि वो इस बारिश पर भरोसा कर ले। अपने खानदान का शेराजा बिखरा नहीं देख सकते थे। वो नहीं चाहते थे चचा भतीजा एक दूसरे के मुकाबले आए, क्योंकि मिरहा इनके हाथ अपने सामने बंधे देख और इनकी इल्तिजाएं सुनती साथ खुद भी रो दी थी। वो कब इस तरह चाहती थी, मगर इन हालात ने दोबारा से जीने की तमन्ना ही छीन ली थी। मिरहा एक बात बखूबी समझ गई थी, अपने रिश्तों के सामने अपनी ज़ात को फरामोश करना कितना मुश्किल होता है। बिलाहर दाजान के इल्तिजाओं से ज़ाबियार शाह से खुला लेने से पीछे हट गई थी। कुछ वक्त बाद सारिया बेगम और सारिया बेगम इसके रूम में आई, तभी उसे आज रुखसती का भी इल्म हुआ था, जिस पर वह साफ इनकार कर गई थी। ठीक है, वो खुला नहीं लेगी, मगर इतनी जल्दी रुखसती का सुनते ही वो रो रो कर इनकार कर गई थी, जिस पर उस पर मिरहा की बात मानते रुखसती रोक दी गई थी। फिर वो सर्द सांस भरती बेड से उठती वॉशरूम वजू के लिए बढ़ गई थी। ज़ावियार शाह तन फन करता घर आया था। रुखसती से मिरहा के इनकार की खबर उस तक पहुंच चुकी थी। एक हाथ में लैपटॉप बैग पकड़े, दूसरे हाथ से टाई की नॉट ढीली करता वो अपने रूम में गया था। वो लैपटॉप रखते इसका रुख अब मिरहा के रूम की तरफ था। सुबह दाजान से वो साफ कह चुका था कि इसे हर हाल में रुखसती चाहिए थी, जिस पर दाजान ने उसे मिरहा का हर तरह से याद रखने पर हामी भर दी थी। मगर अब रास्ते में वापसी पर ही इस खबर ने गोया से मजीद मिरहा से मुतनफ़र कर दिया था। अब मिरहा अपनी शामत खुद बुलवा चुकी थी। इसका इरादा था इसे कुछ राहत देने का, मगर जब वो खुद नहीं लेना चाहती तो ज़ावियार क्या ही कर सकता था। और जैसे ही मिरहा के रूम में दाखिल हुआ था उसे चाय नमाज पर बैठा देख वो अपना जेट ब्लैक कोट उतारता सोफे पर फेंक गया। बटन डाउन ब्लैक ही शर्ट के बाजू फोल्ड करते साथ अपने जूतों और मोज़ों से भी आज़ाद कर गया था। साथ अपने पाँव जूतों और मोज़ों से भी आज़ाद करा गया था। फिर खिड़की खोलता हुआ पेंट की जेब से सिगरेट निकालता सुलगा गया। दूसरी तरफ मिरहा की नमाज ज़ावियार की मौजूदगी को महसूस करती कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, मगर ज़ावियार भी बला कर ढीठ साबित हुआ था। सिगरेट फोड़ने के बाद भी अंदर जल्दी आग ठंडी नहीं पड़ी थी, तो वहीं उसके बेड पर नींद दराज होता हुआ लगातार मिरहा की हिजाब में लिपटे चेहरे पर अपनी नजरें मरकूज कर गया था। मिरहा कुछ वक्त बाद नमाज से फारग हुई तो जब नमाज तय करते से अलमारी में रखती अपना हिजाब सर से उतारने लगी थी। इस सारे अमल में उसने एक गलत निगाह भी ज़ावियार शाह पर नहीं डाली थी, जिसे देख ज़ावियार का तन बदन में आग लगी थी। इधर आओ। बेड पर दराज वो मिरहा को अपनी तरफ बुला गया था, जिससे हिजाब खोलते मिरहा के हाथ साकिन हुए थे, मगर वो अनसुनी कर दी ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई, जिसे देख ज़ावियार शाह एक जिसमें बेड से उठता मिरहा तक पहुंचता, उसे बाजू से थामता जोर से ड्रेसिंग के साथ लगा गया था,
इस पर मिरहा के लबों से सिसकी निकली थी, मगर दूसरी तरफ परवाह किसी थी। तुम्हें लगता है मेरी ज़बान समझ में नहीं आती? ज़ाव्यार शायदान तीसरा गुर्राया था। नहीं समझ आती और मुझे समझी भी नहीं, ज़ाव्यार ने बेतासु चेहरे के साथ कहा था। इससे पहले मिरहा की बात पूरी होती ज़ाव्यार शाह के लबों पर झुकता उन्हें चुप करवा गया था। जितना गुस्सा और बेचैनी थी वो मिरहा पर निकाल रहा था, जबकि मिरहा लगातार मचलती खुद को छुड़वा रही थी, मगर ज़ाव्यार शाह का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। उस वक्त रोम में मानी खेज खामोशी रही थी। फिर ज़ाव्यार शाह मिरहा के चेहरे से पीछे हटा, जबकि मिरहा बहते आंसू के साथ गहरी गहरी सांस भर रही थी। इसकी हालत देख ज़ाव्यार तंजिया मुस्कुराया था। आज सुबह भी कहा था, जितनी सहने की हिम्मत हो उतनी ही बकवास किया करो। ये कहता ज़ाव्यार मेरा नाजुक वजूद को अपने बाजू में उठाता बेड की तरफ बढ़ा था। ये कहता ज़ाव्यार मेरा के नाजुक वजूद को अपने बाजू में उठाता बेड की तरफ बढ़ा था। ज़ाव्यार नहीं, मैं तुम्हें आज कुछ भी ऐसा वैसा करने नहीं दूंगी। जबकि मिरहा मचलती लगातार अभी भी खुद को छुड़वा रही थी। मिरहा मैडम, तुमसे पूछ कौन रहा है? ऐसा या वैसा मैं सब खुद कर लूंगा, तुम बस अपना ये मुंह बंद रखो। वो मिरहा के बात पर गहरा मुस्कुराता उसे बेड पर लिटा गया था। फिर अपनी ब्लैक शर्ट के बटन खोलता मिरहा के वजूद पर झुका था, जो हनूज मज़ाहमत कर रही थी। फिर साइड पर पड़ा रिमोट उठाता वो मेन लाइट ऑफ करता। डिम लाइट ऑन कर चुका था। कमरे में नील घूम अधम सी रोशनी थी। हाँ, तो अब बोलो, रुखसी से मना क्यों किया था? वो मिरहा पर काबिज होता उसके कान में झुकता गुर्राया था। साथ वो बाकी की कार्रवाई भी जारी कर चुका था। मैं ये रुखसी किसी सूरत नहीं करूँगी। मिरहा फिर इसकी बात की नफी कर गई थी। ओके, मत करो। रूम तुम्हारा हो या मेरा, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी जब बगैर रुखसती के सारे काम हो रहे हैं, तो फिर मुझ गधे को न जाने ये क्या सूझी। वो इसका सरासर मजाक उड़ाता बोला था। इसकी बात पर मिरहा जिस हालत में थी वो उसे घूर भी ना पाई थी। आंसू आंखों से निकलते तकिए में जज्ब हो रहे थे। ज़ाव्यार में दाजान को मिरहा ने दाजान की धमकी लगानी चाहिए थी, बसद मगर मुझे अब तुम्हारी आवाज़ ना आए। ज़ाव्यार एक बार फिर उसकी बोलती बंद करता सख्ती से वार्न कर चुका था। फिर हनूज मिरहा की मजाक मधु की परवाह किए बगैर वो अपनी मर्जियाँ करने लगा था। पुलिस जीप छोटी हवेली के पोर्च में आकर रुकी तो आखिर खानज़ादा अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलता तन फन करता जरिश की तरफ आया था। इसकी तरफ का दरवाज़ा खोल कर वो इसे बाजू से खींचता झटके से पुलिस जीप से नीचे उतार चुका था। जरिश अपनी चीख आखिर खानज़ादा की घोरी देख अपने लबों में कैद कर भी सारे रास्ते रो रो कर उसका हाल बेहाल हो चुका था। एक सदमा ही काफ़ी नहीं था कि आखिर खानज़ादा का गुस्सा उसे मजीद सदमात से दो चार कर चुका था। जब दूसरी तरफ आहिल सुर्ख पड़ता चेहरा लिए जरिश को घसीटता छोटी हवेली के हाल दरवाजे से एंटर हुआ था, तो हाल में मौजूद सब घर वाले इनको अंदर आता देख अपनी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए थे। जरिश की आहल की मौजूदगी से ज्यादा इसकी हालत सबको छुपाया था। जरिश तो अपने को देखती रोती हुई सीधा अब्बास सालजादा के सीने से जा लगी थी। आहल बेटे, जरिश अपने साथ थी क्या? ये तो अपने रूम में आराम कर रही थी। निगत बेगम ने गोया सबकी सोच कर अल्फाज दिए थे। अब सबकी नजरें रोते हुए जरिश से आहिल खानजादा की तरफ उठी थी, जो सिर्फ चेहरा लिए बाएं हाथ की मुट्ठी बेंचे जब्त से खड़ा था। हाँ आहिल, मोमानी ठीक कह रही हैं। ये तो अपने रूम में सो रही थी। जर्रार खानजादा भी माथे पर बल लिए इस्तफसार करने लगा था। हैरत है, जिनकी औलाद है उन्हें ही घर में इसकी गैर मौजूदगी का इल्म नहीं। आहिल शदीद जब्त के बावजूद भी अपना लहजा दुरुस्त न रख सका था, जिस पर जर्रार का चेहरा सुर्ख पड़ा था। फारिस ने आगे बढ़ते आहिल के कंधे पर हाथ रखते उसे कुछ भी गलत कहने से रोका था, वरना जितना वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था इससे कोई बैर न था वो सबके सामने जरिश को एक झापड़ लगा देता। तमीज से बात करो, अपने ये पुलिसगिरी घर से बाहर झाड़ा करो। माजिद खानज़ादा हल्के वाले ने सबके सामने इसकी सुथरी कंधे इस पर माहिद का कह कहा निकल पड़ा। फिर फारिस के घूरने पर वो होंठों पर उंगली रखता खामोश खड़ा हो गया था। बाबा सिंह, शुक्र करें कि आपकी तरबियत आड़े आ गई, वरना जितना मुझे गुस्सा इस वक्त सब पे आ रहा है ना ये मैं ही जानता हूँ। आहिल खानज़ादा अपनी बार तहम्मुल से बोला था और साथ ही जरार के सीने के साथ लगी जरिश को एक नज़र देख वो नजरें फेर गया। मगर हुआ क्या है, कुछ हमें भी तो पता चले। इस बार फौजिया बेगम गोया हुई थी।
جس پر عاقل خانزادہ نے اپنی طرف کی پوری بات انہیں بتائی دی. یہ تو وہ تفصیل ہے جو میں جانتا ہوں. اب زرش وہاں کیسے پہنچی اس کا آپ اس سے پوچھ لیجیے. عاقل خانزادہ اپنی طرف کی بات بتاتا اب سب گھر والوں کو زرش کی طرف متوجہ کر گیا تھا جو بی بی لگاتار پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی.